लिटकेन आर्ट और कल्चर वर्क्स प्रस्तुत करते हैं नाट्य रूपांतरित कहानी बंद कमरों में परिंदे। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता योगेश कानवा। प्रेम गगरिया छलकी जाए रे, प्रेम गगरिया छलकी जाए रे, दिन दोपहरिया ढलती जाए रे, प्रेम गगरिया छलकी जाए रे। कब होगा जीवन बोध तुझे, कब होगा जीवन बोध तुझे, तेरी उमरिया ढलती जाए रे, तेरी उमरिया ढलती जाए रे, प्रेम गगरिया छलकी जाए रे। भटके मनवा गलियन द्वारे, भटके मनवा गलियन द्वारे, मनवा काहे आस जगाए रे, मनवा काहे आस जगाए, प्रीत नगरिया मिल ना पाए रे, प्रीत नगरिया मिल ना पाए रे, प्रेम गगरिया छलकी जाए रे, प्रेम गगरिया छलकी जाए रे। रोजाना सुबह सुबह यही गीत और वही बूढ़ा बाबा गली में गाता हुआ, बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी से कुछ मांगे, बस यूं ही अपनी धुन में। किसी ने रोककर कुछ दे दिया तो ठीक, वरना वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। कहते हैं एक बार उसने बरसों पहले किसी दरवाजे पर रुककर किसी से कुछ मांगा था, सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी दिया था, किंतु उस रूपसी ने उसे दुत्कारा, फटकारा और दरवाजा बंद कर लिया। इस पर बाबा को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण कर वो आगे बढ़ गया और उसके बाद आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। हाँ, बस एक बात कही थी, इन बंद दरवाजों के पीछे कमरों में परिंदे यूं ही बंद रहेंगे। हमरी प्रेम गगरिया छलकी जाए रे, तोहे प्रीत नगरिया मिल ना पाए रे, तोहे प्रीत नगरिया मिल ना पाए रे। कुछ शरारती लोगों की करतूत के कारण शहर में कई दिनों से कर्फ्यू लगा है। रात से सवेरे तक और सवेरे से रात तक केवल पुलिस और फौजी जूतों की कड़क आवाज़ के सिवा एकदम सन्नाटा। हाँ, इसी सन्नाटे के बीच बूढ़े फकीर की वो मधुर स्वर लहरी भी जाने कहाँ खो गई, पता नहीं। हो सकता है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो, या फिर उसे इधर आने ही नहीं दिया हो। मन में बार बार एक आशंका भी आती थी, कहीं दंगाइयों ने बूढ़े बाबा को तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
भला उस फकीर से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? वो किसी को कुछ कहता नहीं, किसी से कुछ मांगता नहीं, बस अपनी ही धुन में गाता चला जाता है। दंगाइयों पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी तक किसी को भी दंगों की असल वजह मालूम नहीं थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ था। मोबाइल पर मैसेजेस भी बैन किए हुए थे, इसीलिए कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए आज कड़े पहरे में थोड़ी सी ढील दी गई। जरूरी सामान भी कतार में लगकर फटाफट लेना था। कोई भी व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकता था। बस उपभोक्ता भंडार की गाड़ी से दूध, ब्रेड, मक्खन, सब्जी और आटा चावल लेकर सीधे अपने घर में जाने का हुक्म था। मैं घर में सबसे बड़ी होने के कारण घरेलू सामान लेकर वापस आ ही रही थी कि अचानक एक फौजी मेरे सामने आकर बोला, ए लड़की, इधर आओ। थैले में क्या है, दिखाओ जरा। कुछ नहीं साहब, पूरे 8 दिन बाद आज कर्फ्यू में ढील दी है ना आपने, घर का सामान लिया है। आपकी मेहरबानी हो जाए तो अब्बू की दवाइयाँ और दिलवा दीजिए। दमा और दिल के मरीज हैं वो। फौजी थैला देखकर कहने लगा, ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी घर जाओ, ढील का समय खत्म हो गया है। बस इतनी सी बात के बाद वो तेज कदमों से अपने घर में चली गई। अब्बा की खांसी की आवाज़ घर के बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वही फौजी उसके घर तक पीछे पीछे आ रहा था। घर पहुंचकर वो बस एक ही बात सोच रही थी, काश मैं उस फौजी से पूछ पाती कि आखिर कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है, वो बूढ़ा फकीर कहाँ है। लेकिन वो अचानक से उस फौजी के सामने आकर सामान जांचने के कारण डर गई थी, इसीलिए बस कुछ भी पूछ नहीं पाई। पुलिस के सायरन की तेज आवाज़ और फौजी जूतों की ठकठकाहट के अलावा एकदम सन्नाटा। अचानक इसी सन्नाटे के बीच फौजी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई, लेकिन हुक्म था कि खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। यदि किसी ने झांकने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। बस यही डर भीतर तक बैठा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और एक कड़कदार आवाज आई, दरवाजा खोलो, कोई है अंदर? घर के भीतर सभी कांप गए थे। आखिर हमारे दरवाजे के बाहर पुलिस, क्या कारण हो सकता है? कहीं वो किसी अनहोनी से आशंकित थर थर कांप रही थी। सभी के चेहरे जर्द थे। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। सामने वही फौजी खड़ा था। उसके साथ 3-4 फौजी और भी थे। उसे लगा, आज तो सब कुछ लुट जाएगा। ये फौजी मुझे, मेरी बहनों को और घर को बर्बाद कर देंगे। वो गश खाकर वहीं गिर पड़ी। तभी उस फौजी ने उसे उठाकर भीतर चारपाई पर लिटाया और सभी को कहा, आप लोग घबराइए मत। चचा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मैं डॉक्टर लेकर आया हूँ। ये फौजी डॉक्टर है। आप लोगों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। सवेरे ही इन मोहतरमा ने बताया था आपको दिल और दमा का मर्ज है। मैंने अपने कंपनी के डॉक्टर को आपके लिए ही बुलवाया है। आप पहले अपना मर्ज इनको बताइए। तभी उसे भी होश आ गया। वो चकित थी कि वही फौजी उसके अब्बा की देखभाल कर रहा है। बातों ही बातों में उस फौजी से पता चला कि शहर में बलवे के दौरान एक फकीर बाबा कुछ बच्चों की जान बचाते हुए मारा गया। बच्चे तो बच गए, लेकिन वो बेचारा
बच नहीं पाया। चंद दहशतगर्दों ने उसे खंजर घोंप दिया और वो छटपटाते हुए बस एक ही बात कह रहा था, इन बंद दरवाजों के पीछे कमरों में परिंदे यूं ही बंद रहेंगे। और फिर वो गाने लगा, प्रेम गगरिया छलकी जाए रे, दिन दोपहरिया ढलती जाए। बस इतना गाते गाते वो वहीं ढेर हो गया। इधर यह बात सुन वो मोहतरमा सुबकने लगी और कहने लगी, अब कभी इस गली में आवाज नहीं आएगी, अब कोई प्रेम गगरिया नहीं छलकेगी। दहशत के सौदागरों ने इस प्रीत की नगरिया को बंद कमरों में तब्दील कर दिया। क्या बिगाड़ा था उस निहत्थे फकीर ने उनका? वो तो मोहब्बत का पैगाम गली गली गाता था, किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। बस वो यूं ही सोचती सी कहती रही। फौजी डॉक्टर की दवा से उसके अब्बा की तबीयत काफी ठीक हो रही थी। वो मन ही मन उस फौजी का शुक्रिया अदा कर रही थी और साथ ही साथ उसे एक आत्मग्लानि भी हो रही थी कि वो तो उस फौजी के लिए सोच रही थी कि वो उसके और उसकी बहनों के साथ कोई बदसलूकी करेगा, लेकिन वो वाकई फरिश्ता निकला। उसे अफसोस हो रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो उसका नाम भी नहीं पूछ पाई। वैसे उसकी जेब पर उसके नाम का बैज लगा था, लेकिन घबराहट में वो उसे भी नहीं पढ़ पाई। वो अब मन ही मन सोच रही थी, काश वो फरिश्ता एक बार फिर से सामने आ जाए। वो सोच ही रही थी कि अचानक ही उसके घर के बाहर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही फरिश्ता सामने खड़ा था। इस बार वो घबराई नहीं, बल्कि एक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मैं आपके ही बारे में सोच रही थी। घबराहट में आपका नाम भी तो। मैं रविंद्र हूँ। और आप? मेरा नाम नसीम है, घर में सबसे बड़ी हूँ। अम्मी नहीं है, अब्बा ही हमारे सब कुछ है। वो एक ही सांस में सब कुछ कह गई। रविंद्र सोच रहा था, कितनी सुंदर है ये लड़की। और फिर वो बोला, अब्बा से मिलने जरा। हाँ चलिए ना, अब्बा की तबीयत अब काफी ठीक हो गई है। वो अब्बा से मुखातिब होकर बोला, कर्फ्यू में काफी ढील हो गई है, स्थिति ठीक है, इसलिए अब हमारी कंपनी को बैरक में फिर से जाना है। सोचा जाने से पहले आपकी हालचाल जान लूं, इसीलिए चला आया। उसकी बात सुनकर अब्बा काफी भावुक हो गए। उनकी इच्छा थी कि नसीम के लिए ऐसा ही लड़का मिल जाए तो क्या कहना। ये धर्म, मजहब, जात पात की दीवारें इंसानियत के बीच दीवारें खींचती है। अगर ये लड़का तैयार हो जाए तो नसीम का निकाह। उसके सोच की डोर चलती जा रही थी। उधर नसीम भी केवल उसी के बारे में सोचती रही। वो बस सबकी खैरियत की दुआ मांगता वहां से विदा हो लिया और वो बंद कमरे में परिंदे की तरह बैठी रही। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमित चेचानी, अब्बा, वृतिका सालवी, नसीम, माणिक सोनी, फौजी, भगवती सालवी, फकीर बाबा। सूत्रधार थी कृष्णा मरलेचा और इसके लेखक, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा। ये थी लिटकेन आर्ट और कल्चर वर्क्स की प्रस्तुति। नाट्य रूपांतरित कहानी
बंद कमरों में परिंदे। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।